नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि अब राजस्थान सरकार ने एक बैठक की है और बैठक के अंदर महाराष्ट्र और केरल से आने वाले सभी लोगों पर निगरानी रखने की समीक्षा और दिशा निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि अब महाराष्ट्र और केरल के अंदर लगातार कोविड-19 वैक्सीन के और साथ ही साथ कोरोना के केस बढ़ते हुए ही जा रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है कि अब जो भी केरल और महाराष्ट्र से आएगा उन सभी को अपनी रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी, कोरोना रिपोर्ट। और साथ ही साथ अब रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर भी स्कैनिंग के लिए निर्देश देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ वहाँ पे जांच भी की जाएगी और उनकी जांच के बाद में ही उन्हें राजस्थान के अंदर प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि 21 दिन बाद राजस्थान के अंदर लगातार इतने बढ़ते हुए केस सामने आए हैं। अगर हम आपको बता दें कि कल की बात करें तो कल 128 नए कोरोना के केस राजस्थान के अंदर सामने आए हैं, जो पिछले काफ़ी दिनों से ज़्यादा केस सामने आए हैं। साथ ही साथ एक बात और बता देता हूँ आप सभी को कि केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया के लिए एक गाइडलाइन जारी की है। अब सोशल मीडिया और OTT मीडिया जो डिजिटल मीडिया है उन सभी के लिए नियम और गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके अंतर्गत शिकायत निवारण की व्यवस्था भी करनी होगी और साथ ही साथ सोशल मीडिया कंपनियों को भारत में विशेष तौर पर एक अधिकारी भी नियुक्त करना पड़ेगा। साथ ही साथ कई ऐसी गाइडलाइन भी निकाली गई हैं जिनका पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बताता हूँ कि घरेलू गैस सिलेंडर एक बार फिर से महंगाई पर पहुँच चुका है और अगर हम कल की बात करें तो कल एक बार फिर घरेलू गैस सिलेंडर के अंदर 25 रुपये बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2 दिसंबर से लेकर के अब तक 200 रुपये घरेलू गैस सिलेंडर के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो इसी के साथ घरेलू गैस सिलेंडर अब महंगे और उच्चतम दामों तक पहुंच चुका है। साथ ही एक बात और आप सभी को बताता हूं कि रिजर्व बैंक ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दामों को देखते हुए कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को आपस में बात करने की आवश्यकता है और दोनों के आपस में सामंजस्य से ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर निराकरण पाया जा सकता है। साथ ही साथ कल भारत और इंग्लैंड के बीच खेल चल रहे तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन ही यह टेस्ट मैच समाप्त हो गया है, जिसमें भारत ने 10 विकेट से इंग्लैंड को हरा भी दिया है। लेकिन इतनी बड़ी बात आप सभी को बता देता हूं कि इस टेस्ट मैच के दौरान यह टेस्ट मैच पिंक बॉल से खेला गया था और नाइट यानी डे नाइट टेस्ट मैच इसको खेला जा रहा था और शायद ये पहला टेस्ट मैच है जिसमें 2 दिन के अंदर किसी मैच का रिजल्ट सामने आया है। साथ ही आप सभी को एक बात और बताता हूं कि इसके अंतर्गत अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अपना प्रदर्शन दिया है और पहली पारी के अंदर उन्होंने 6 विकेट लिए, तो वहीं उन्होंने दूसरी पारी के अंदर 5 विकेट लेकर के 11 विकेट पूरे मैच में अपने नाम किए हैं। इससे अब उनका औसत बढ़ गया है। तो अखबार की खास सुर्खियों के अंदर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार। वहीं बीकानेर में जीएसटी के विरोध में आज बंद रहा बीकानेर। कैट के बाहर बंद समर्थन में व्यापारी उतरे। 2 बजे तक यह बंद रहेगा। बाजार बंद, कमर्शियल वाहनों का चक्का जाम भी रहेगा। कोर्ट गेट से कलेक्ट्रेट तक ये रैली निकालेंगे। कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन भी सौंपेंगे। वहीं फागलिया पंचायत समिति के अंतिम गांव में आज भी बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। पंचायत समिति फागलिया के अंतिम गांव एकल में आज भी नेटवर्क की सुविधा नहीं है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि हमारे गांव में किसी दूसरे गांव या इमरजेंसी जैसी हालत में रेत के बड़े टीले पर जाकर हमें अन्य जगह पर संपर्क करना पड़ता है। वहीं इस गांव के इंटरनेट से होने वाले कार्य बाधित होते हैं। वहीं ग्रामीणों एकल के नेटवर्क लगाने की मांग की, जिसमें आपातकालीन स्थिति में किसी से भी संपर्क करना हो व इंटरनेट से होने वाले कार्य करने में आसानी रहे। मामला लालसोट का है, जहां अग्निकांड में लाखों का नुकसान हो गया है। अग्नि का दावानल सोने चांदी के गहने समेत नकदी रुपए को भी चाट गया। 2 भाइयों के 3 झोपड़े व पाटोल टूटकर अग्निकांड में जलकर खाक हो गए। मामला है उपखंड के रामगढ़ पचवारा की ग्राम पंचायत निजामपुरा की ढाणी बड़ी वाली का,
जहां अग्निकांड में खाने पीने व ओढ़ने बिछाने सहित सामान जलकर राख हो गया है। अग्निकांड के हरिशंकर हरिनारायण मीना के नकदी व गहने भी जलकर खाक हो गए। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। अग्नि पीड़ित महिलाएं रो रो कर बुरा हाल है उनका। घटना की सूचना मिलते ही रामगढ़ पचवारा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है और सरपंच, सचिव व पटवारी ने भी घटनास्थल का जायजा लिया है। देश के अंदर लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हुई जा रही हैं। अगर हम राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करें तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा पेट्रोल के दाम बढ़ करके 100 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुके हैं। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि इसके अंतर्गत केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों को आधा करने पर विचार कर रही है। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ी खबर है जो मैं आप सभी तक पहुंचा रहा हूं कि अगर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के सुझावों पर विचार किया जाए तो परिषद अमल करती है उस पर, तो पूरे देश के अंतर्गत अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आधी रेट देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब बजट को पेश किया था तब भी उन्होंने इस पर विचार करके इस पर सुझाव भी देते और बताया था कि अगर ऐसे ऐसे कार्य किए जाएं तो देश के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो सकती हैं। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि जो 35 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल है वह टैक्स लगा लगा करके अब राज्य के अंदर 100 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। और इसी को लेकर के आरबीआई के गवर्नर ने भी कहा है कि अगर पेट्रोल और डीजल के दामों में घटौती करनी है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकार को आपस में बातचीत करनी पड़ेगी और उसी पर सुझाव भी निकालना पड़ेगा। लेकिन जो पेट्रोल 35 रुपए प्रति लीटर था वह 100 रुपए प्रति लीटर तक आखिर कैसे पहुंचा और इसके अंतर्गत कितना कितना टैक्स और अन्य चीजें जोड़ी गई हैं और कितना फायदा केंद्र सरकार को है और कितना फायदा इससे राज्य सरकार को है, आइए हम आप सभी को एक खास रिपोर्ट से दिखाते हैं। केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने पर विचार कर रही है। अगर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के सुझावों पर जीएसटी परिषद अमल करती है तो देश में पेट्रोल की डीजल की कीमतें आधी हो जाएंगी। 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि उनका मंत्रालय जीएसटी परिषद से पेट्रोलियम उत्पादों को अपने दायरे में शामिल करने का लगातार अनुरोध कर रहा है क्योंकि इससे लोगों को भी फायदा होगा। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कुछ ऐसे ही संकेत दिए थे। आपको बता दूं, पेट्रोल की कीमत पहले ही राजस्थान और मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर 100 रुपए से अधिक हो गई। तो पेट्रोल डीजल के महंगे होने के सबसे बड़ा कारण टैक्स है। केंद्र सरकार उत्पाद शुल्क और राज्य वैट वसूलते हैं। अभी केंद्र व राज्य सरकारें उत्पाद शुल्क व वैट के नाम पर 100% से ज़्यादा टैक्स वसूल रही है। इन दोनों की दरें इतनी ज़्यादा हैं कि 35 रुपए का पेट्रोल राज्यों में 90 से 100 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 91 रुपये प्रति लीटर के करीब पहुंच गई और डीजल 81 रुपये प्रति लीटर को पार भी कर चुका है। इस पर केंद्र ने क्रमशः 32.98 रुपये प्रति लीटर और 31.83 रुपये लीटर का उत्पाद शुल्क लगाया है। पेट्रोल डीजल के रेट पर क्या असर हुआ है इससे मैं आपको बताता हूँ। जीएसटी की उच्च दर पर भी पेट्रोल डीजल को रखा जाए तो मौजूदा कीमतें घट करके आधी रह सकती हैं। यदि जीएसटी परिषद ने कम स्लैब का विकल्प चुना तो कीमतों में कमी भी आ सकती है। भारत में 4 प्राथमिक जीएसटी दर हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। अगर पेट्रोल को 5% जीएसटी वाले स्लैब में रखा जाए तो यह पूरे देश में 37.57 रुपये लीटर हो जाएगा और डीजल का रेट घट करके 38.3 रुपये रह जाएगा। अगर 12% स्लैब में ईंधन को रखा गया तो पेट्रोल की कीमत 40% और डीजल 40.56 रुपये फीसद में मिलेगा। साथ ही अगर 18% जीएसटी वाले स्लैब में पेट्रोल आया तो कीमत 42.22 रुपये और डीजल 42.73 रुपये तक हो सकता है। उसके बाद अगर 28% वाले स्लैब में ईंधन को रखा गया तो पेट्रोल 45.79 रुपये रह जाएगा और डीजल 46.36 रुपये रह जाएगा। पेट्रोल भारत से आधे रेट पर पाकिस्तान में बिक रहा है और वेनेजुएला में 1.45 रुपये लीटर बिक रहा है।
और आप सभी को बताता हूँ कि वहाँ पर आखिर ये बिक क्यों रहा है। राज्य पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने को तैयार नहीं है और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। उस समय राज्यों की उच्च निर्भरता के कारण पेट्रोल और डीजल को इससे बाहर रखा गया था। जीएसटी में पेट्रोलियम पदार्थों को शामिल किया जाता है तो देश भर में ईंधन की एक समान कीमत होगी और फरवरी में अब तक पेट्रोल की कीमतें 4.63 रुपये प्रति लीटर और डीजल 4.84 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ चुका है। और इसी तरह 2021 में अब तक पेट्रोल 7.22 रुपये और डीजल 7.45 रुपये तक महंगा हो चुका है। वहीं बारां में चल रहे किसान आंदोलन में पुलिस जवानों ने कहा कि ऐसा ना हो कि किसान आंदोलन अगर लंबा चला तो हमें मंगल पांडे पैदा करना पड़े। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले शुक्रवार को नरेश मीणा ने कोर्ट रोड पर निजी रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में किसान नेता दीनबंधु धाकड़ ने केंद्र सरकार द्वारा किए गए 3 काले कानूनों और किसान आंदोलन के बारे में बताया। इस दौरान धाकड़ ने कहा कि केंद्र सरकार किसान हितैषी नहीं है, यह तीनों काले कानून लगाकर किसानों के साथ कुठाराघात कर रही है। रमेश मीणा ने बताया कि किसान पूरे देश में आंदोलनरत है, इसके बावजूद केंद्र सरकार की ओर से तीनों काले कानून को वापस नहीं लिया जा रहा है। किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है, किसानों को अलगाववादी बताकर अपमानित किया जा रहा है। किसान महापंचायत के प्रदेश संगठन मंत्री बजरंग लाल मीणा ने प्रेस वार्ता में कहा कि इसे सरकारें आई और गई, किसी भी सरकार ने किसानों का भला नहीं किया। अगर कोई सरकार किसानों का हाथ से 10% देते हैं तो दूसरे हाथ से 20% वापस ले लेती है। सरकारों द्वारा हर जगह किसानों का शोषण किया जा रहा है। किसान नेता नरेश मीणा ने कहा कि किसान मोर्चा ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर परेड का आह्वान किया तो आपके 12 का बेटा सबसे पहले उस परेड में दिल्ली पहुंचा और लाल किले तक गया। राकेश टिकैत के साथ लाठियां व गोलियां से उन्हें दबाने की कोशिश की गई, तभी मैं टिकैत के साथ था। राजस्थान में किसान आंदोलन को मजबूत किया। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बड़ी बड़ी पंचायत हो चुकी है और हो रही है। यहाँ वो जबरदस्त चक्का जाम किए। हाड़ौती के किसान मौजूद हैं। राजस्थान में सबसे ज़्यादा इनकम स्रोत खेतीबाड़ी का है। किसानों द्वारा बड़ी किसान पंचायत करने का इरादा है, लेकिन अभी फिलहाल किसान खेती में व्यस्त होने के कारण यह पंचायत अप्रैल तक करने का मानस है। किसानों को जगाने के लिए गांव-गांव चौपाले आयोजित कर किसानों को जागरूक किया जाएगा। इसमें किसानों को केंद्र सरकार द्वारा किसानों पर थोपे गए 3 काले कानूनों के बारे में बताया जाएगा और किसानों को जागरूक किया जाएगा। कुछ समय बाद पंचायत के चुनाव होने को हैं। किसानों की बात को जिम्मेदारी से रखा जाएगा और किसानों के हित में बात करेंगे। आपको बता दें कि वोट देंगे अन्यथा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। ये किसानों के लिए आज़ादी का आंदोलन है। किसान खेती करने वाला ही किसान नहीं है, भेड़ चराने वाला भी किसान है। किसान के धंधे में गारंटी नहीं है कि उसे फायदा मिले। प्रेस वार्ता में कृष्ण मुरारी नागर भी मौजूद रहे। को लेकर हमने 12 में भी एक योजनाबद्ध तरीके से हम इस आंदोलन को चलाने वाले हैं और उसके लिए हम बहुत बड़ी महापंचायत 12 में करेंगे। लेकिन आज 12 में हमारी फसलें कटने लग गई है, किसान खेतों में व्यस्त है। ऐसे में हम ये सोच रहे हैं कि अभी हम कुछ दिन जब तक किसान व्यस्त हैं तब तक हम गाँव में जा के छोटे छोटे किसान चौपाले लगा के एक बार गाँव में किसानों को जागरूक करें और जैसे ही किसान थोड़ा फ्री होगा खेतों से, वो व्यस्तता कम होगी, उसके बाद हम 12 में बहुत बड़ी किसान महापंचायत बुलाएंगे जिसमें राष्ट्रीय किसान नेताओं को हम यहाँ बुला कर उनका किसानों के बीच में लाकर उनकी अपनी बात रखवाएंगे। सर, किसान बिल में क्या-क्या कमियां हैं? क्या-क्या आपने देखा है किसान को? ये जो किसान बिल है ये है शॉर्ट रूप में मैं आपसे इतना सा कहूँगा कि कॉन्ट्रैक्ट पे देने का है। जिस तरह से रेलवे को निजी हाथों में दिया जा रहा है, जिस तरह से स्कूलों को शिक्षा को निजी हाथों में देने की प्लानिंग चल रही है, जिस तरह से बिजली को निजी हाथों में दिया जा रहा है और जहाँ जहाँ भी निजी हाथों में दिया जा रहा है वहाँ देश का नुकसान हो रहा है। आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये आज से कई साल पहले अमेरिका में लाई गई थी और अमेरिका में किसान मर गया है, मजदूर मर गया है। इसका फायदा केवल कुछ गिनती के जो कॉर्पोरेट घराने हैं उन्हीं को मिलना वाला है। एक तरह से ये कुछ कंपनियों के हाथों में सारा माल को देने की ये प्लानिंग है जिसका हम विरोध कर रहे हैं। सरकार कहती है कि जिसमें कई अलगाववादी संगठन दूसरे लोग इसमें जुड़े हुए हैं, इस तरह का। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस सरकार में जब कोई मुसलमान टोपी और दाढ़ी वाला दिखता है तो इसको उनकी नज़र में आतंकवादी दिखते हैं। देश के उद्योगपति और भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर संदिग्ध गाड़ी मिलने से हड़कंप मचा हुआ है।
इस संदिग्ध गाड़ी से जिलेटिन की करीब 20 छड़ें बरामद की गई हैं। इसके अलावा कुछ अन्य दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। भारतीय उद्योगपति और देश के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर संदिग्ध गाड़ी मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। इस संदिग्ध गाड़ी से जिलेटिन के करीब 20 छड़ें बरामद की गई हैं। इसके अलावा कुछ अन्य दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं, जिसके बाद मामले की तेजी से जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। इसके साथ ही इस मामले में केस भी दर्ज कर लिया गया है। वहीं सीसीटीवी से सुराग तलाशने की कोशिश भी जारी है। मुकेश अंबानी के घर के बाहर संदिग्ध गाड़ी मिलने मामले की जांच के लिए 8 से ज्यादा टीमें बनाई गई हैं। संदिग्धों कारों के बारे में पता करने के लिए पुलिस शुरुआती जांच में ट्रैफिक सिग्नल और आवासीय परिसरों के बाहर लगी सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। ये संदिग्ध कारें कहां से रवाना हुई और क्या ये वाहन किसी दूसरे शहर से आए हैं, इसके बारे में पुलिस पता लगा रही है। पुलिस इन कारों का रजिस्ट्रेशन नंबर भी बारीकी से जांच कर रही है। बता दें कि मुंबई पुलिस को एक कार के नंबर प्लेट भी मिले हैं और ये नंबर एंटीलिया की सुरक्षा में तैनात रहने वाले वाहनों के नंबर प्लेट से मैच खाते हैं। वहीं खबर कोलकाता से, जहां कोयला तस्करी मामले में ईडी और सीबीआई ने फिर से छापेमारी शुरू कर दी है। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कंपनी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड से अवैध कोयला खनन और घोटाले के मामले में राज्य में 12 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। सूत्रों ने बताया कि ईडी अधिकारियों की एक बड़ी टीम ने व्यवसायी गणेश बागड़िया सहित संजय सिंह और अमित सिंह के कार्यालयों पर आवास पर तलाशी अभियान चलाया। बताया गया है कि ईडी के करीब 100 अधिकारियों की अलग अलग टीमों ने सुबह से ही कोलकाता के लेक टाउन, गरिया, उत्तर 24 परगना, हुगली जिले के कोनन नगर, आसनसोल, दुर्गापुर व वर्धमान में कोयले के अवैध कारोबार के सिलसिले में सोमवार सुबह से ही छापेमारी की। अधिकारियों के साथ सीआरपीएफ के जवान भी थे। सूत्रों ने बताया कि ईडी व व्यापारी गणेश बागड़िया के ठिकानों के अलावा हुगली के कोनग्गर स्थित कोनाईपुर में सिंह ब्रदर्स के ठिकानों पर भी तलाशी ली। माना जा रहा है कि बागड़िया और सिंह ब्रदर्स के तार अवैध कोयला तस्करी के रैकेट का कथित प्रमुख सरगना अनूप मांझी उर्फ लाला से जुड़े हैं, जो कथित तौर पर तृणमूल नेता विनय मिश्र के साथ मिलकर सिंडिकेट चला रहा था। आरोप है कि इन लोगों के तार गो तस्करी का कथित सरगना इनामुल हक के साथ भी जुड़े हैं, जो कि इस मामले से जोड़ने का फैसला लिया। अधिकारियों का कहना है कि सोमवार को सभी ठिकानों में से की गई छापेमारी में जो सबूत हाथ लगे हैं, उन्हें गहराई से जांच करने के बाद वे आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। जयपुर में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का आज चुनाव होने जा रहा है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और अन्य पदों पर मतदान शुरू हो चुके हैं। बार एसोसिएशन से जुड़े 5300 से अधिक वोटर्स आज मतदान करेंगे और कोरोना गाइडलाइंस के बीच शाम 5 बजे तक मतदान जारी रहेगा और कल सुबह 10 बजे से भी होगी मतगणना। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की। कोटा पुलिस ने उद्योग नगर थाना क्षेत्र के शिव सागर बस्ती में पिछले दिनों हुए माया हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका और आरोपियों के बीच रुपयों के लेन देन लेकर के विवाद हुआ था और इसी दौरान महिला ने आरोपियों को धमकी भी दी थी कि अभी फ़ोन कर पुलिस को बुला करके बंद करवाती हूँ। इससे आरोपी डर गए और दोनों ने महिला की गला घोट करके हत्या भी कर दी और हत्या की वारदात को लूट का रूप देने के लिए आरोपियों ने एक कमरे में रखे बक्से का ताला तोड़ करके उसमें रखे 10,000 रुपये ले गए और पूरे घर के सामान को अस्त व्यस्त कर दिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण जैन व वृत्ताधिकारी राजेश मिश्रा ने पत्रकार वार्ता ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि छावनी मोती महाराज मंदिर के पास रहने वाले सुरेश कश्यप 32 साल तथा छावनी के किराए से रहने वाले आगरा के अचनेरा निवासी सुनील कोहली उम्र 20 साल हत्या की गई थी। दोनों आरोपियों को पुलिस ने दस्तयाब कर लिया और गिरफ्तार भी कर लिया है। कोटा के एमबीएस अस्पताल में ओपीडी में परिजन को दिखाने आए युवक की जेब कटने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने जानकारी देते हुए बताया कि वह अपनी बेटी के साथ एमबीएस अस्पताल का ओपीडी में डॉक्टर को दिखाने के लिए आया था, जहां पर्ची काटने के बाद इंजेक्शन लगाने के लिए रूम में ले गया, जहां अज्ञात चोर ने उसकी जेब काटते हुए पर्स चुरा लिया। पीड़ित ने बताया उसके पर्स में 7,000 रुपये नकद व 3 बैंकों के एटीएम, आधार कार्ड,
ड्राइविंग लाइसेंस भी रखे हुए थे और पीड़ित ने इस बारे में अस्पताल चौकी में स्थित पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। फिलहाल पीड़ित युवक ने एमबीएस अस्पताल चौकी में लिखित शिकायत भी दर्ज करवाई है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से करीरी में स्थित भैरव बाबा कुश्ती दंगल स्टेडियम में आयोजित किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और देश के प्रमुख किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक सरकार एमएसपी पर कानून बनाकर के तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती, तब तक किसानों का यह आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार किसान आंदोलन को क्षेत्रवाद, जातिवाद व छोटे बड़े किसानों के नाम पर बांटने का काम कर रही है, लेकिन किसान सरकार के बहकावे में नहीं आ रही। उन्होंने किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि देश में प्रतिवर्ष सरकार एमएसपी घोषित करती है, परंतु एमएसपी पर किसानों की फसल की खरीद नहीं होने के कारण किसानों को फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा। उन्होंने यह भी कहा कि आज़ादी के 70 वर्ष बाद किसानों के माल का मूल्य व्यापारी तय करता है, जो देश के किसानों के साथ अन्याय है और किसानों की लड़ाई सरकार के साथ साथ बड़े पूंजीपतियों से भी है, जो हम एकजुट होकर के लड़ेंगे। पाली जिले के सादड़ी कस्बे के मुख्यालय पर श्री आदेव प्रजापति युवा खंडन के तत्वाधान में 5 दिवसीय महिला संगीत के कार्यक्रम का कल बीते रात्रि समापन किया गया था और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत हुक्म भारती महाराज का सानिध्य प्राप्त किया गया और महिला संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत सहयोगकर्ताओं का संगठन की कार्यकारिणी मंडल व समाज के वरिष्ठ जनों द्वारा स्वागत सम्मान किया। और इसी समारोह में समाज के बाल नृत्य कलाकारों ने देशभक्ति एवं भक्ति गीतों पर नृत्य की प्रस्तुति दी और समाज के बंधुओं द्वारा महाराज तिलक करके श्रीफल दुपट्टे से अभिनंदन भी किया है। तो वहीं इस कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी लाला राम नाडोल ने शिरकत की और उन्होंने समाज के लिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षित, संगठित व पूर्ण रूप से एक दूसरे को सहयोग दिलाने के लिए समाज बंधुओं को आग्रह भी किया है। साथ ही महिला संगीत के कार्यक्रम के अंतर्गत हजारों की तादाद में मातृशक्ति मौजूद थी और इनके साथ में युवा, बुजुर्ग, समाज के पदाधिकारी, वरिष्ठ जन इत्यादि भी मौजूद रहे हैं। वहीं टुकड़ा के बाड़े में भीषण आग लग गई। आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। अज्ञात कारण से लगी इस आग ने विकराल रूप ले लिया। भीषण आग की चपेट में आने से जिंदा 8 मवेशी जल गए। आग की चपेट में आने से किसान के घर में रखा सामान भी जलकर राख हो गया। बक्से में रखे जेवर और नकदी भी आग की भेंट चढ़ गई। मोटरसाइकिल सहित अन्य वाहन भी आग के हवाले हो गए। सरपंच संघ अध्यक्ष हरिराम बाना ने दुखद हादसे पर अपनी संवेदना जताई और सूचना पर दमकल गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। जीएसटी, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर आज व्यापारियों का देशव्यापी भारत बंद है। कई जगहों में इस बंद का असर देखने को मिल रहा है। जीएसटी के खिलाफ आज फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने भारत बंद का आह्वान किया है। कैट ने इस बंद का आह्वान जीएसटी के विरोध में किया है। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने भी बंद का समर्थन किया है। हालांकि इस विरोध का प्रदर्शन ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों और ई-वे बिल को लेकर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र आर्य ने बताया कि सभी राज्य स्तरीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन 1 दिवसीय बंद में पूरी तरह सहयोग देंगे। महेंद्र आर्य के मुताबिक सभी ट्रांसपोर्ट कंपनियों से सुबह 6 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक अपने वाहनों की सेवा बंद रखने के लिए कहा गया है। सभी ट्रांसपोर्ट गोदाम अपने प्रोटेक्ट बैनर लेके चलेंगे। देश के सभी राज्यों में व्यापारिक संगठनों ने व्यापार बंद में शामिल होने का फैसला किया है। दिल्ली में भी अधिकांश व्यापारिक संगठन बंद में शामिल होंगे। होलसेल एवं रिटेल बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे, लेकिन आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने वाली दुकानों को बंद में शामिल नहीं किया गया है। रिहायशी कॉलोनी में लोगों की ज़रूरतों को पूरी करने वाली दुकानें भी बंद रहेंगी। ज़्यादातर व्यापारियों का कहना है कि परिवहन व्यवस्था पर खास असर नहीं पड़ेगा, केवल व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित होने की संभावना है। प्रदेश में आज 128 नए कोरोना संक्रमित 10 जिलों में ही नहीं मिले। नए संक्रमित जयपुर में 29, जोधपुर में 13, डूंगरपुर में 11 नए संक्रमित मिले हैं। उदयपुर में 15, अजमेर में 7, बांसवाड़ा में 6 मरीज मिले। वहीं भरतपुर और झुंझुनू में 8 और 4, अलवर में 5 कोरोना संक्रमित। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसेस करीब 1208 हो चुके हैं।
वहीं भीलवाड़ा के कड़ेड़ा में भगवान के घर में बदमाशों ने धावा बोल दिया। पुजारी को अपना बंधक बना लिया और भगवान के सारे सोने चांदी के आभूषण को अपने साथ ले गए। बदमाशों ने सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़कर अपने साथ ले गए और लोगों ने प्रशासन के आला अधिकारियों को इस घटना की जानकारी दी। वही खबर महाराष्ट्र से, जहां 8000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज मिलने से भारत फिर से दुनिया के चौथे स्थान पर आ गया है। देश में कोरोना मरीजों के मिलने की रफ्तार लगातार तेज हो रही है। खासतौर पर महाराष्ट्र में अब रिकॉर्ड मामले आना शुरू हो गए हैं। महाराष्ट्र में गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 8,702 नए मरीज सामने आए हैं। बुधवार को 126 दिन के बाद ये पहला मौका है जब 24 घंटे के अंदर 8,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में बीते 24 घंटों में कोरोना के 16,577 नए मरीज मिले हैं। इस दौरान 120 मरीजों की जान भी गई है, जबकि 12,180 मरीज रिकवर होकर घर लौटे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 1,10,63,491 पहुंच गई है। इसमें 1,07,50,680 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1 लाख से ज्यादा मरीज उनका अभी इलाज चल रहा है। कोरोना से अब तक 1,56,825 मरीजों की मौत हो गई है। हर दिन मिलने वाले मरीजों के मामले में भारत एक बार फिर से दुनिया का चौथा सबसे संक्रमित देश हो गया है। एक हफ्ते पहले तक इस मामले में भारत टॉप 10 देशों की सूची से बाहर था, लेकिन मरीजों की रफ्तार बढ़ने से ये चौथे नंबर पर आ पहुंचा है। यहाँ हर दिन 13,000 से ज्यादा संक्रमित पाए जा रहे हैं। पहले नंबर पर अमेरिका है, जहाँ 70 से ज्यादा केस आ गए हैं। दूसरे नंबर पर ब्राजील है, जहां 60,000 से ज्यादा मरीज आ गए हैं। फ्रांस में हर दिन 20,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। माही परियोजना विभाग के भवन में शराब पार्टी की गई। सहायक प्रशासनिक अधिकारी ये शराब पार्टी कर रहे थे। अपने दोस्त और चौकीदार के साथ ये पार्टी हो रही थी। पार्टी को रोकने के लिए XCIN से की दोनों ने मारपीट भी करी। सहायक प्रशासनिक अधिकारी शैलेश गुप्ता को भी निलंबित कर दिया। विभाग इस पूरी मामले की जांच कर रहा है। पांडिचेरी के अंदर जब से सरकार गिरी है, तब से राजस्थान सरकार को भी सरकार के गिरने का खतरा लगातार मंडरा रहा है। और इसी को लेकर के राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, जिनके बीच में पिछले काफी लंबे समय से घमासान भी चलता आ रहा है और आपसी अनबन भी है, ये आपसी अनबन इन दिनों खत्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक बार फिर अशोक गहलोत ने इस पर हाथ आगे बढ़ाया है और उन्होंने कहा है कि आने वाली 27 तारीख को, यानी 27 फरवरी को जो चित्तौड़गढ़ के अंदर किसानों की रैली की जाएगी, उसके अंतर्गत हम सभी पायलट गुट के समर्थकों को भी बुलाएंगे, जिससे एक दोस्ती का हाथ भी यह आगे बढ़ता हुआ साफ साफ नजर आया है। लेकिन इस दोस्ती के हाथ को बढ़ाने के पीछे आखिर वजह क्या हो सकती है, मैं आप सभी को बताता हूं। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी प्राप्त हो रही है कि आने वाली 4 विधानसभा सीटों के लिए जो चुनाव होने वाले हैं, उनमें पायलट की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पायलट से वापस अनबन को सही करने की बात कही है और उनसे वापस एकता मिला रहे हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर कि आखिर किन विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और यह चुनाव किस तारीख में, और आने वाली 27 फरवरी यानी 27 फरवरी को जो चित्तौड़गढ़ के अंदर रैली की जाएगी, उसके अंतर्गत कौन कौन विधायक सम्मिलित होंगे। एक घर और गाड़ी लेने के लिए कोई पद ले ले, तो उस प्रकार का मैं इंसान हूं नहीं। और जब मैं केंद्र में था तो मुझे पूरी छुट्टी काम करने की, जितना मुझे काम दिया मैं उससे ज़्यादा काम करता था। और अभी भी जो मंत्रालय हमारे पास थे उसमें मैंने कोई कमी रखी नहीं। लेकिन पॉलिटिकली जो स्पेस, जो रिगार्ड, जो सम्मान जो होना चाहिए हर कार्यकर्ता का, वो पूरी तरह मिल नहीं रहा था। इस मैं अकेली मेरी बात नहीं है, अनेकों साथी हैं, कुछ विधायक हैं, कुछ विधायक नहीं हैं। लेकिन ठीक है, लोग बोलते हैं, मैंने भी 20 साल राजनीति करी है, मैंने कई पदों पर काम किया है, संघर्ष भी किया है, विपक्ष में रहा हूँ, जीता भी हूँ, हारा भी हूँ। लेकिन पब्लिक के अंदर मैंने हमेशा उनका मन और विश्वास जीतने का कोशिश करी है। कामयाब मैं हूँ मुझे पता नहीं, लेकिन अपनी बात बेबाकी से मैं बोलता रहा हूँ और बोलता रहूँगा। इसमें कोई कमी नहीं आने वाली है, पद हो या ना हो। और मैंने आज भी कोई डिमांड नहीं रखी। आपने सवाल पूछा, हमने डिमांड क्या रखी है? हमने डिमांड ये रखी है कि जिन लोगों के कंधों पर खड़े होकर हम सत्ता में पहुंचे हैं,
जिनका खून पसीना सड़कों पर बहाकर हम सत्ता में आए हैं, उनका मान सम्मान हो, उनके काम हो, पब्लिक 7 करोड़ लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे गरीबों के, किसानों के, नौजवानों के काम पूरे हों, वो कैसे उसको और गति दी जाए, ये मांग हम लोगों ने रखी है। और काम करने के तरीके में अगर बदलाव करना है तो करना चाहिए। ये कोई भगवत गीता में नहीं लिखा है कि इसी प्रकार काम करना है। जो पब्लिक डिमांड करती है, वर्कर डिमांड करता है, उसमें आपको चेंज करना पड़ता है, समय के साथ बदलना पड़ेगा। वही घिसी-पिटी अगर हम कार्य प्रणाली जो 1980 के दशक की है, आज दुनिया बदल गई है, आज एक्सपेक्टेशन बदल गई हैं, संसाधन बदल गए हैं, उसके अनुरूप हमें काम करना पड़ेगा। ये तमाम इश्यूज मैंने रखे हैं पार्टी के सामने, मुझे लगता है इसका अच्छा परिणाम मिलेगा। राजस्थान में 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख अब जल्द ही घोषित होने वाली है। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले कांग्रेस पायलट गुट की नाराजगी दूर करने के लिए प्रसारित भी की गई है। कांग्रेस ने 27 फरवरी को होने वाली किसान रैली में सचिन पायलट को बुलाने का फैसला किया है, तो उधर बीजेपी ने फिर तंज कसा कि गहलोत पायलट का एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। राजस्थान में 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव से पहले कांग्रेस 27 फरवरी से चित्तौड़गढ़ के मात्र कुंडिये में किसान रैली करेगी। इस बार कांग्रेस सचिन पायलट को भी रैली में बुलाने जा रही है और इससे पहले गहलोत पायलट एक गुट दूसरे की रैलियों में दूसरे को नेताओं को बुलाने से परहेज कर रहे थे। इसकी वजह राजस्थान में 4 सीटों के उपचुनाव हैं। राजस्थान में 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख अब जल्द ही घोषित होने वाली है और उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले कांग्रेस चित्तौड़गढ़ के मात्र कुंडिये में 27 फरवरी को किसान रैली करने जा रही है। रैली में 50,000 की भीड़ जुटाने का लक्ष्य भी है और दरअसल जिस जगह पर रैली की जा रही है उसके पास ही राजसमंद, वल्लभनगर और सहाड़ा विधानसभा की सीट है और यहाँ पर उपचुनाव भी होने वाले हैं और रैली को चुनावी शंखदान माना जा रहा है। पायलट की नाराजगी दूर करने के लिए अब रैली में बुलाने की तैयारी जारी है। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं कि जयपुर एसीपी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। स्वास्थ्य कल्याण विभाग का वेलफेयर ऑफिसर बलदेव राज को ट्रैप किया गया है। जी हाँ, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि स्वास्थ्य कल्याण विभाग के वेलफेयर ऑफिसर बलदेव राज को ट्रैप किया गया, तो वहीं रिश्वत देने वाला राजेश शर्मा भी ट्रैप हो चुका है और 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। साथ ही साथ क्रैच की रिपोर्ट सही करने के एवज में रिश्वत मांगी थी और वहीं रिश्वत लेने और देने वाले दोनों को पकड़ लिया गया है। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि रिश्वत लेने और देने वाले दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया, तो वहीं एडिशनल एसपी बजरंग सिंह ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं खबर सिवानी मंडी से आ रही है, जहां पर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मोटिवेशनल विषय पर व्याख्यान करवाया गया है। तो आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिवानी के मीडिया प्रभारी महिपाल सिंह ने बताया कि महानिदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग के आदेशानुसार एवं प्राचार्य डॉक्टर राजकुमार ख्यालिया के निर्देशानुसार शुक्रवार को वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों के लिए मोटिवेशन विषय पर विस्तार व्याख्यान करवाया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर सतपाल सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हिसार के बतौर मुख्य वक्ता के तौर पर शिरकत की। वह वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों को मोटिवेशनल विषय पर विस्तार से जानकारी दी। व्याख्यान के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों के द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर वाणिज्य विभाग के प्रोफेसर शकुंतला वर्मा, प्रोफेसर यशु शर्मा, डॉक्टर महिपाल सिंह, प्रोफेसर सुनील शर्मा, डॉक्टर कृष्ण कुमार सहित सभी स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। वही खबर बाड़मेर से, जहां क्लीन विलेज और ग्रीन विलेज नाम का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के नेहरू युवा केंद्र बाड़मेर के द्वारा जिला युवा अधिकारी सचिन पाटौदिया के निर्देशन में आज गडरा रोड ब्लॉक के भारत निर्माण राजीव गांधी केंद्र के सभागार में युवाओं की 1 दिवसीय अमुखीकरण कार्यशाला के रूप में क्लीन विलेज ग्रीन विलेज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के द्वारा पौधारोपण से की गई। तत्पश्चात सभी अतिथियों का माल्यार्पण व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक भीम सिंह ने नेहरू युवा केंद्र की विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी दी व क्लीन विलेज ग्रीन विलेज के उद्देश्य के बारे में विस्तृत बताया।
सीबीईओ रमेश खती ने युवाओं को संबोधित करते हुए बताया कि पेड़ पौधे हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। स्वच्छ वातावरण जीने के लिए इसको लगाना जरूरी है। अगर प्रकृति को हम सुंदर रूप देने को, प्रकृति हमें बहुत कुछ देगी। चिकित्सा विभाग के स्वरूप पवार ने अपने संबोधन में लोगों के द्वारा हो रही लापरवाही व गंदगी से कौन कौन सी बीमारियां फैल सकती है, इसके नुकसान व उपायों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। वन विभाग कर्मचारी ने पौधे लगाने का सही समय व किस ऋतु में कौन सा पौधा लगाना चाहिए इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। प्रधानाचार्य सुशील कुमार शर्मा ने जल संरक्षण के बारे में विस्तृत जानकारी दी व क्लीन विलेज में युवा अपनी भागीदारी किस रूप में निभा सकते हैं इसके बारे में भी बताया। पंचायती राज विभाग में दीनदयाल ने प्लास्टिक से हो रहे वातावरण को नुकसान के बारे में समझाकर युवाओं को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में क्लीन विलेज ग्रीन विलेज कार्यक्रम पर विभिन्न मंडलों में सादुल दान व हरीश कुमार ने अपने विचार रखे। कैच कार्यक्रम का आयोजन निबंध प्रतियोगिता के प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान आने वाले इस कार्यक्रम में स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। कार्यक्रम का मंच संचालन ज्ञानाराम ने व सभी का आभार नेहरू नव युवक मंडल लालासार के अध्यक्ष नूर मोहम्मद ने किया। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी युवाओं को नेहरू युवा केंद्र की ओर से बैग वितरण किए गए। कार्यक्रम में करीब 50 से अधिक युवाओं ने भाग लिया। देश में कोरोना मरीजों के मिलने की रफ्तार लगातार तेज हो रही है। खासतौर पर महाराष्ट्र में अब रिकॉर्ड मामले आने शुरू हो गए हैं। महाराष्ट्र में गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 8,702 नए मामले सामने आए हैं, तो बुधवार को 126 दिन बाद ये मौका था जब 24 घंटे के अंदर 8,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान की सीमा पर नियंत्रण रेखा और अन्य क्षेत्रों में संघर्ष विराम पर सभी समझौतों का सख्ती से पालन करने के लिए दोनों देशों के संयुक्त बयान का स्वागत किया है। अमेरिका ने कहा कि यह दक्षिण एशिया से अधिक शांति और स्थिरता की दिशा में एक सकारात्मक कदम भी है। और व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जैन साकी ने गुरुवार को कहा कि बाइडेन प्रशासन इस क्षेत्र में नेताओं और अधिकारियों के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। मोटेरा में खेला गया तीसरा टेस्ट ऑस्ट्रेलिया की मीडिया में भी छाया हुआ है। भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया यह मैच 2 दिन में ही खत्म हो गया। हार के साथ इंग्लिश टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की रेस से भी बाहर हो गई है, जबकि टीम इंडिया इस रेस में काफ़ी आगे हो गई है। टीम इंडिया को फाइनल में पहुंचने के लिए 4 मार्च से मोटेरा मैदान पर होने वाले अंतिम टेस्ट को सिर्फ ड्रॉ कराने की ज़रूरत है। टीम इंडिया अभी 4 मैचों की सीरीज़ में 2-1 से आगे है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 18 जून से लॉर्ड्स में खेला जाना है। भारत और इंग्लैंड के बीच मोटेरा में खेला गया तीसरा टेस्ट 2 दिन में ही खत्म हो गया। मैच के 2 दिन पूरा होने पर हालांकि भारतीय कप्तान विराट कोहली और इंग्लिश कप्तान जो रूट ने सीधे तौर पर पिच को दोष नहीं दिया। इंग्लिश टीम इस हार के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की रेस से बाहर हो गई। 4 मैच की सीरीज़ में टीम इंडिया 2-1 से आगे है, तो वहीं अंतिम मैच 4 मार्च से इसी मैदान पर होना है। टीम इंडिया को फाइनल में पहुंचने के लिए अंतिम टेस्ट को सिर्फ ड्रॉ करने की ज़रूरत होगी। केरल के कोझिकोड रेलवे स्टेशन पर चेन्नई मंगलापुरम एक्सप्रेस 02685 से विस्फोटक बड़ा जाखिरा बरामद किया गया है और रेलवे सुरक्षा बलों ने ट्रेन से 100 से ज़्यादा जिलेटिन की छड़ें और 350 डिटोनेटर जब्त किए हैं और इस मामले में एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया। साथ ही ट्रेन में विस्फोटक मिलने के बाद एक संदिग्ध महिला यात्री को गिरफ्तार कर लिया है, जो तमिलनाडु की बताई जा रही है।